अनलाइक अदर बिग बैनर बॉलीवुड फिल्म्स जहां पे पैसा यूजुअली भद्दे वीएफएक्सेस में खर्च दिया जाता है या तो जेबें भर दी जाती हैं बड़ी ए लिस्टर स्टार कास्ट की, इस पिक्चर में हाय गाइस, मैं शांतनु और आज तक बॉलीवुड में वॉर फिल्में तो बहुत सारी बनी हैं, लेकिन बहुत ही चुनिंदा ऐसी वॉर फिल्में हैं जिन्होंने एक्चुअली जस्टिस करा है ऑन प्रेजेंटिंग द वॉर ऑन विच दैट दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन। वॉर फिल्में कोई एंटरटेनमेंट का जरिया या फिर कोई मसाला फिल्में नहीं होती। वॉर फिल्में हमें बताती हैं, इनफैक्ट रिक्रिएट करने की कोशिश करती हैं हमारे सैनिकों के बलिदान को। इसीलिए एक वॉर फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर और उस फिल्म के अंदर एक्ट करने वाले एक्टर्स और सारे के सारे को स्टार्स की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है कि भैया ये फिल्म अच्छे से अच्छी बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ फिल्में हैं बुज और तेजस जैसी जो नेशनलिज्म की भावना के साथ खिलवाड़ तो करती ही हैं, बट उन फिल्मों को देखते ही ये पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ट्रिब्यूट की भावना से नहीं बनाई गई, बल्कि ये बनाई गई है नेशनलिज्म की वेव पे राइड करके पैसे कमाने के लिए। और दूसरी तरफ फिल्में हैं उरी और शेरशाह जैसी जिनको देखने के बाद सिर्फ एक ही भावना जागती है और वो ये है कि भैया इनके निर्माता, निर्देशक और इन पिक्चर में एक्ट करे हुए एक्टर्स को खड़े होकर सल्यूट करा जाए, क्योंकि इन्होंने अपना दिल और दिमाग दोनों 200% दिए हैं इन फिल्मों को बनाने के लिए। तो क्या पिप्पा बीइंग अ वॉर फिल्म आती है कैटेगरी में बुज और तेजस की, या फिर ये आती है कैटेगरी में उरी या शेरशाह की? इसी के बारे में बात करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग में। पिप्पा का सबसे पहला टीजर रिलीज करा गया था 14 अगस्त 2022, यानी कि एक साल पहले, और उसी टीजर में यह भी बताया गया था कि यह पिक्चर रेडी है रिलीज होने के लिए ऑन 2 दिसंबर 2022, लेकिन यह कभी भी हुआ नहीं। अब पिप्पा तो रिलीज हो नहीं पाई 2022 में, लेकिन पिप्पा का जो टीजर था वो एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग था, बहुत ही बढ़िया तरीके से काटा हुआ था और पिप्पा एक स्पेशल फिल्म होने वाली थी, उसके टीजर से ही पता लग गया था बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला रीजन ये कि पिप्पा बात करती है अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक बैटल नोन एज द बैटल ऑफ गारिबपुर, जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान की आर्मी के बीच में ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1971। अब इस बैटल के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट डेडली बैटल्स एवर फॉट है बाय इंडियन। और दूसरा रीजन ये कि पिप्पा बॉलीवुड की एकमात्र और सबसे पहली ऐसी वॉर फिल्म है जो फोकस करती है ऑन एन इक्विपमेंट ऑफ वॉर, यानी कि जो इस केस में है टैंक। और पिप्पा किस दिन काम आएगा अगर हमें ब्रिज के ऊपर से जाना पड़े? पूरी की पूरी फिल्म में इन्होंने एक्चुअल टैंक्स यूज करे हैं जो 1971 के वॉर में यूज हुए थे, PT-76 यानी कि पालावुशी टांका। इसका मतलब होता है रशियन एम्फीबियस टैंक्स। ये टैंक्स लैंड पे तो चलते ही थे, बट ये टैंक्स पहले ऐसे टैंक्स थे इंडियन आर्मी के पास जो रशिया से मंगाए गए थे, जो लैंड के साथ साथ पानी में भी एक सर्टेन डेप्थ तक जा सकते थे। और इन्होंने एक पिवटल रोल प्ले किया था बैटल ऑफ गारिबपुर में, जो तुम्हारे को इस पिक्चर में देखने को मिलेगा। एक वॉर फिल्म को स्क्रीन पे एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस सिर्फ एक चीज बनाती है और वो है उस फिल्म का क्लोजनेस टू रियलिज्म। उरी और शेरशाह भी फैंटास्टिक फिल्म इसलिए हैं क्योंकि उनकी क्लोजनेस टू रियलिज्म बहुत ही अमेजिंग और एक्यूरेट थी। एक्टर्स वेपन्स कैसे यूज करेंगे, बैटलफील्ड में जो वो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको कैसे यूज करेंगे, साथ ही साथ बैटलफील्ड फॉर्मेशंस को कितनी अच्छी तरह एक डायरेक्टर स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कर सकता है, ये सारी चीजें फंडामेंटल है एक वॉर फिल्म के लिए। और पिप्पा में तुम्हें यही देखने को मिलेगा। अगर कोई हमारे गिरेबान पकड़कर हमें धमकाएगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। पेड़ों के ऊपर से टैंक्स निकलते हुए दिखाए गए हैं, स्वॉम्प्स को क्रॉस कर रहे हैं टैंक्स, सबमर्ज हो गए हैं वाटर के अंदर, रिवर के अंदर टैंक्स, वो वाले शॉट्स भी बहुत अच्छे हैं। लैंड टू वाटर कन्वर्जन वाले शॉट्स बहुत बढ़िया तरीके से दिखाए हैं और ये सारे इतने अच्छे इसलिए लगते हैं बिकॉज एक्चुअल टैंक्स वर यूज्ड। और जब तुम ये वाले शॉट्स देखोगे यू विल बी फैसिनेटेड कि कितना जबरदस्त कैमरा वर्क करा गया है, डायरेक्टर की विजन कितनी अच्छी थी ये वाला शॉट्स लेते हुए। इस फिल्म में टैंक बैटल के जितने भी शॉट्स हैं ना, वो देख के तुम्हारे को एक चीज समझ आ जाएगी कि दैट अनलाइक अदर बिग बैनर बॉलीवुड फिल्म्स जहां पे पैसा यूजुअली भद्दे वीएफएक्सेस में खर्च दिया जाता है या तो जेबें भर दी जाती हैं बड़ी ए लिस्टर स्टार कास्ट की, इस पिक्चर में ऐसा नहीं है। इस पिक्चर में 2 जगह बड़ी इंटेलिजेंटली पैसा खर्चा गया है। नंबर 1 बीइंग कि ये जो टैंक्स 52 साल पुराने टैंक्स हैं, इनको दोबारा से रिफर्बिश करा के यूज कैसे करा जाए, और दूसरी चीज इन टैंक्स को यूज करते हुए एक बैटल को रिक्रिएट करा गया है जो कि बहुत ही बढ़िया है देखने में। फिल्म में वीएफएक्स का यूज है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि वीएफएक्स का यूज बहुत ही कम है, लगभग 10% होगा पूरी की पूरी फिल्म में। रेस्ट एवरीथिंग इज एक्चुअली शॉट विद रियल टैंक्स। ये सब जो मैंने आपको बताया, दिस मैटर्स द मोस्ट व्हाइल मेकिंग अ वॉर फिल्म, सो मच सो दैट इट मैटर्स मोर देन हु योर लीड हीरो इज इन द फिल्म।
भरी पड़ी जख्मों से मुंह लगे हुए धब्बों से। टैंक को जो क्रू ऑपरेट कर रहा है वो आपस में टैंक को मनूवर करने के लिए एक बैटलफील्ड में कौन सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज करता है। 1970s में पिक्चर सेट है तो 70s का एस्थेटिक्स कैसे होगा, यूनिफॉर्म के कलर क्या होंगे, बैजेस कैसे होंगे, सोल्जर्स की सैल्यूटेशंस कैसी होंगी, जो दूसरी रेजिमेंट है और जो टैंक रेजिमेंट है उनके कपड़ों में डिफरेंस क्या होगा, कलर क्या, कलर कोडिंग कैसे होगी उनकी, इन सब चीजों में भी बहुत अच्छी और बारीकी से ध्यान दिया गया है। ऐसा ये मर्द है। ईशान खट्टर रोल प्ले कर रहे हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता का। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता ने ही एक किताब लिखी थी द बर्निंग शेफीज, उसी की कहानी इस पिक्चर में अडेप्ट करी गई है। और साथ ही साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा फिल्म में कि पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों पर कितनी एट्रोसिटीज करी थी और साथ ही इंडियन सरकार और इंडियन आर्मी का कितना पिवटल रोल रहा था बांग्लादेश की फॉर्मेशन में। इतिहास में कभी कोई भी जंग किसी और देश को आजादी दिलवाने के लिए नहीं लड़ी गई है। सबसे ज्यादा खुशी मेरे को यह देख के हुई कि इन्होंने एक्चुअल लोकेशंस यूज करी हैं। टैंक्स को ट्रांसपोर्ट करके उन लोकेशंस पे ले जाया गया और वहां पे शॉट्स लिए गए हैं। पीछे वीएफएक्स नहीं लगा दिया गया, पीछे गंदी सी सस्ती क्रोमा स्क्रीन नहीं लगा दी गई जो आजकल 100 150 200 करोड़ के बजट वाली बॉलीवुड फिल्मों में नॉर्मल सी बात हो गई है। नाउ ऑल्दो इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी सिद्धार्थ रॉय कपूर एंड रॉनी स्क्रूवाला प्लस इस फिल्म के डायरेक्टर राधाकृष्ण मेनन, इनकी इंटेंशन बहुत अच्छी रही होगी इस फिल्म को बनाते हुए। अटेंशन टू डिटेल एंड रिसर्च वर्क भी बहुत ही क्रेडिबल करा गया है, लेकिन ये पिक्चर एक जगह मात खाती है और वो है इसकी लो प्रोडक्शन क्वालिटी। और इस लो प्रोडक्शन वैल्यू का एक सबसे बड़ा रीजन ये रहा होगा कि इस फिल्म का जो इंटायर बजट है वो है सिर्फ 20 करोड़ रुपए। आजकल 100 150 200 250 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करी जाती। और एक ऐसा टॉपिक जहां पे फुल फ्लेजेड वॉर दिखाया जा रहा है एंड नॉट टू मिस आउट द बिगेस्ट फैक्ट कि इन्होंने एक्चुअल टैंक्स यूज करे हैं 52 साल पुराने, उनको रिफर्बिश कराने की भी अच्छी खासी कॉस्ट हुई होगी, उनकी रनिंग अच्छी खासी कॉस्ट हुई होगी। तो उस सब को अगर मद्देनजर रख के देखा जाए तो 20 करोड़ में इन्होंने बहुत अच्छी चीज बनाई है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन क्वालिटी लो दिखती है। ऑल्दो फिल्म में ए.आर. रहमान का म्यूजिक है, लेकिन कोई भी गाना तुम्हारे सबकॉन्शियस में नहीं चिपका रह जाएगा। बहुत ही बिलो एवरेज सॉन्ग्स हैं। एक है रैप सॉन्ग जो एक बड़े ही इंटेंस शॉट के साथ इन्होंने पता नहीं क्यों उसको एज अ बीजीएम यूज करा है। पाकिस्तानी आर्मी स्टूडेंट्स को एक ढाका यूनिवर्सिटी में घुस के दिन दहाड़े मार देती है और वहां पे पीछे से रैप शुरू हो जाता है। वो पूरे का पूरा शॉट का जो एक्चुअल सीरियसनेस थी, जो डार्कनेस थी, वो रैप निकाल लेता है समहाउ। वेरी ऑनेस्टली सेइंग ईशान खट्टर की जो एक्टिंग है पूरी की पूरी फिल्म में बिट्स एंड पीसेस में काफी कन्विंसिंग है, काफी अच्छी है, लेकिन देयर आर शॉट्स जहां पे बहुत ज्यादा विगर की जरूरत थी, जहां पे बहुत ज्यादा जोश की जरूरत थी, वहां पे ईशान खट्टर की एक्टिंग फेस फ्लैट हो जाती है। लीड में ईशान खट्टर के साथ साथ मृणाल ठाकुर और प्रियांशु पन्यूली भी हैं, लेकिन उनका काम भी मुझे ईशान खट्टर की तरह ही ठीक ठाक लगा, ऐसा कुछ बहुत ही रिमार्केबल नहीं लगा। जैसा कि मैंने बताया था पिक्चर रियलिज्म से बहुत नजदीक है एंड दैट्स अ वेरी अप्रिशिएबल फैक्ट, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि पिक्चर में मनी शॉट्स या फिर एपिफनी शॉट्स बहुत ही ज्यादा कम हैं। ऐसे शॉट्स तुम्हारे को देखने को ही नहीं मिलेंगे जिनको देख के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, जिनको देख के ये लगे कि हाँ यार ये है इंडियन आर्मी। वो मुझे लगा काफी ज्यादा लीनियर थे। तो भैया मेरे हिसाब से तो पिप्पा है इन द लीग ऑफ उरी एंड शेरशाह एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर इस पिक्चर के डायरेक्टर को 20 करोड़ की जगह 100 करोड़ थमा दिए जाते ना तो ये पिक्चर ना प्रोडक्शन क्वालिटी में बेंचमार्क सेट कर देती जहां पर ये अभी लैक कर रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा दिमाग तो घूम चुका है आजकल मसाला फिल्मों में जो नेशनलिज्म परोसा जा रहा है, इनफैक्ट जो नेशनलिज्म को यूज करके पैसा कमाया जा रहा है लाखों करोड़ों में, उसको देख देख के उस चुतियापे से तो बहुत बेटर है पिप्पा जैसी फिल्में। हमारे को एनकरेज करना चाहिए ऐसे फिल्म मेकिंग को। सो गाइस ऑल्दो इस फिल्म के अपने ड्रॉबैक्स हैं, किस फिल्म के नहीं होते, लेकिन 20 करोड़ के बजट में इन्होंने जो पुल ऑफ करा है वो देख के तुम्हें यही समझ आएगा दैट दे हैड देयर रिसर्च, देयर इंटेंशन एंड देयर हार्ट इन द राइट प्लेस एंड दैट मेक्स दिस फिल्म अ गुड वन टाइम वॉच। और हाँ, टेम्पटेशन आइलैंड मैंने देखा भाई, मेरा दिमाग घूम गया। पहले मैं अनुराग डोभाल की रीलें देख देख के मर गया हूं, उसका भी साथ में रोस्ट बना रहा हूं और फिर एक बिग बॉस का भी रोस्ट चल रहा है। शहनाज गिल का तुमने पहले से ही डिमांड पेली हुई है, ऊपर से टेम्पटेशन आइलैंड और आ गया। फिर भाई की टाइगर 3 भी तो आ रही है, संडे को आएगा भाई, एक एक करके आएगा। मेरे को भी तो थोड़ी सी सांस लेने दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेना।